शनिवार का रण, किसका पूरा होगा प्रण? कर्नाटक की फाइट, सैटरडे का माहौल टाइट। चुनावी बिसात, किसका होगा कर्नाटक? खत्म हुआ मतदान, अब काउंटिंग का इंतजार। कौन मारेगा बाजी, कौन बचाएगा किला? नतीजों से पहले नतीजों पर नजर। मतगणना से पहले भारत 24 पर महा एग्जिट पोल। तो कर्नाटक चुनाव को लेकर के भारत 24 पर आप इस वक्त महा कवरेज देख रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव में वोटिंग इस वक्त खत्म हो चुकी है। तकरीबन 65.69% मतदान अब तक हो चुका है। शाम 5 बजे तक कई आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। कई दिग्गजों ने वोट डाला है। निर्मला सीतारमण और येदियुरप्पा ने भी अपना वोट कास्ट किया है। तो कर्नाटक में आज सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और बड़ी जानकारी इस वक्त की, कर्नाटक चुनाव में वोटिंग खत्म हो चुकी है। तकरीबन 65.69% मतदान अब तक हुआ है। शाम 5 बजे तक का ये आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। कई दिग्गजों ने वोट कास्ट किया है, जिसमें निर्मला सीतारमण और येदियुरप्पा का नाम भी शामिल है। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटक की गद्दी का कौन होगा हकदार, ये एक बड़ा सवाल है और इसी पर भारत 24 आज महा कवरेज कर रहा है। आपको एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपको बताएंगे। एग्जिट पोल में क्या बात सामने आती है, किस पार्टी कौन सी पार्टी इस गद्दी पर हकदार है, ये एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर के महा कवरेज हम लगातार कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण और येदियुरप्पा ने भी अपना वोट कास्ट किया है और अब तक 65.69% मतदान कर्नाटक में हो चुका है। 224 सीटों पर किस तरीके से दिग्गजों ने वोट कास्ट किया, सुबह तकरीबन 7 बजे से ही ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और अलग अलग जगह पर वोट कास्टिंग हुई है। कर्नाटक में दिग्गजों ने वोट डाला। अब की बार किसकी सरकार बनती नजर आएगी कर्नाटक में, ये एक अहम सवाल है और इसी पर आपका अपना चैनल भारत 24 महा कवरेज कर रहा है। एग्जिट पोल हम आपको दिखाने वाले हैं, वो आंकड़े दिखाने वाले हैं और किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, क्या अनुमान है, इसका हम जिक्र यहाँ अपने मेहमानों के साथ करेंगे। कर्नाटक में दिग्गजों ने वोट कास्ट किया है, वोट डाला है और लोकतंत्र का पर्व किस तरीके से कर्नाटक में मनाया गया, हर एक झलकियां भारत 24 ने सबसे पहले आप तक पहुंचाई। तो बसवराज मोवई ने वोट कास्ट किया, येदियुरप्पा ने भी वोट कास्ट किया। बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े आला अधिकारी, आला नेता वोट कास्टिंग में नजर आए और अब गद्दी का हकदार कौन होगा, ये 13 मई को ये बड़ा फैसला हो जाएगा। हालांकि एग्जिट पोल में क्या कुछ आंकड़े कहेंगे, महा एग्जिट पोल हम आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे और लगातार इस पर एनालिसिस किया जाएगा। अब की बार कर्नाटक में किसकी सरकार बन सकती है, क्या कुछ आंकड़े नजर आ रहे हैं, अब तक क्या कुछ इस सियासी रण में प्रधानमंत्री मोदी कई बार उतरे, इसके साथ ही लगातार गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के तमाम आला बड़े नेता इसमें मौजूद रहे। लेकिन इस रण में इस बार किसकी सरकार बनती नजर आ रही है कर्नाटक चुनाव के, क्या कुछ आंकड़े हो सकते हैं, महा एग्जिट पोल में भारत 24 आप तक पहुंचाएगा। क्योंकि कर्नाटक की गद्दी का कौन है हकदार, ये एक बड़ा सवाल है। 13 मई को चूंकि जिस तरीके से परिणाम सामने आएंगे, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है या बीजेपी की या फिर जेडीएस, इसमें इस बार आगे चलेगी, इस दाव में कौन होगा आगे, तमाम सवालों के जवाब आज हम यहां तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि कर्नाटक में वोटिंग की प्रक्रिया इस वक्त खत्म हो चुकी है। नेताओं के भाग्य ईवीएम में कैद हो गए हैं। अब इंतजार 13 मई का है, जिस दिन काउंटिंग होगी। लेकिन आज हम आपको काउंटिंग से पहले बताएंगे कि कर्नाटक में इस बार किसकी बिसात बिछने वाली है। क्या बीजेपी 38 साल से चली आ रही रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी या फिर परंपरा यूं ही कायम रहेगी। हर 5 साल पर सरकार बदलने की जो परंपरा लगातार है, क्या इसे तोड़ा जाएगा। बीजेपी दावा कर रही है कि इस बार इतिहास बनेगा। इस बार एक बार फिर से बीजेपी की ही सरकार कमबैक करेगी कर्नाटक में। तो कांग्रेस का अपना दावा है, कांग्रेस का मानना है कि इस बार पार्टी को शानदार जीत कर्नाटक में हासिल होगी। यानी जो परंपरा लगातार कर्नाटक में चली आ रही है, वो इस बार टूटने वाली है। बीजेपी ये बार बार दावा कर रही है और जिस तरीके से बजरंग बली वर्सेस बजरंग दल का ये मामला कर्नाटक में चुनावी रण में
एक अलग मोड़ देते हुए नजर आ रहा है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि 13 मई को क्या कुछ होने वाला है, क्योंकि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आने वाले हैं। 224 सीटों में आंकड़े क्या कुछ होने वाले हैं, इसको लेकर के 13 मई को ये परिणाम सामने आ जाएंगे। लेकिन आज एग्जिट पोल में क्या कुछ आंकड़े संभव हैं, क्या कुछ संभावनाएं हैं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद, तुहिन सिन्हा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद, संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक आप भी हमारे साथ मौजूद, और पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर शर्मा भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और अजय सर, आपके पास आते हुए सबसे पहले कर्नाटक के रण में जिस तरीके से सियासी हंगामा मचा रहा, आपका एनालिसिस क्या कहता है? बजरंगबली वर्सेस बजरंग दल का ये मामला, क्या ऐसा लग रहा है कि पार्टी एक अलग मोड़ लेते हुए जिस तरीके से बीजेपी ने स्टैंड लिया, ये आंकड़ों में बदलाव आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है मतदान हो चुका है। अब जब तक मतगणना नहीं होती है, इसका आकलन सही तरीके से लगा पाना आसान नहीं है। एग्जिट पोल्स अपने दावे कुछ ही देर में प्रस्तुत करेंगे, जो हम यहाँ पर भारत 24 पर देखेंगे आपके जरिए, और उसके आधार पर हम एक निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। लेकिन जिस तरह से इस पूरे चुनाव के मोड़ को अगर आप एनालाइज करके देखें, जो रास्ता इख्तियार किया गया दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों के द्वारा, यानी कि कांग्रेस और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, और तीसरे खेमे के तौर पर जेडीएस, ये कहना मुश्किल है कि अंततः होगा क्या। लेकिन जिस तरह से बाजी शुरू हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि क्लीन स्वीप कांग्रेस का है। 140, 150, 224 में से सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, ऐसे दावे बड़े ही आसानी से किए जा रहे थे। और उसके बाद धीरे धीरे पासा पलटता हुआ दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी का इंटेंस कैंपेन दिखाई दिया, कांग्रेस ने भी बहुत जबरदस्त कैंपेन किया। राहुल गांधी 12 दिन से भी ज्यादा समय तक कर्नाटक में रहे, अलग अलग तरीके से वहां पर कैंपेन करते दिखाई दिए। लेकिन जब आप प्रधानमंत्री के गृह मंत्री अमित शाह के, उसके साथ साथ जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष, इनकी रैलियों, रोड शोज, इनके तमाम कैंपेन को देखें, 150 से ज्यादा कैबिनेट मिनिस्टर का वहां पर उपस्थित होना और लोगों के साथ संवाद करना, ये तमाम बातें बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से पासा पलटने की कोशिश की। और उसके बाद जैसे ही मैनिफेस्टो जारी हुआ और यहीं से गेम बदलने की शुरुआत हुई। जैसे ही मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ बजरंग दल को रखा गया, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो एक तुरुप का इक्का हाथ लगा, जिसकी उम्मीद भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही थी। और आपने देखा उसके बाद से प्रधानमंत्री सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी कितनी आक्रामक तरीके से कांग्रेस के पीछे हाथ धोकर पड़ी। और अब मुझे कम से कम व्यक्तिगत तौर पर यह लगता है कि ये मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। मैं इसे कांटे का मुकाबला शायद ना कहूं, लेकिन यह कह सकता हूं कि आप एक अप्रत्याशित नतीजे को भी देख सकते हैं। और इस पर आश्चर्यचकित मत होइएगा कि हो सकता है कि अंततः वही हो जो लगातार सत्तारूढ़ पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी कहती चली आ रही है। महा कवरेज देख रहे हैं, महा एग्जिट पोल हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आंकड़े क्या कुछ हो सकते हैं, इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। तुहिन सिन्हा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में, साथ ही संजीव कौशिक साहब हमारे साथ, और हमारी पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, आपने जिस तरीके से बताया कि कर्नाटक चुनाव में मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं बजरंगबली वर्सेस बजरंग दल का ये मुद्दा शामिल हुआ, तुहिन सिन्हा आपसे यही सवाल, क्या कह सकते हैं? ऑल थैंक्स टू कांग्रेस आप कह देंगे क्या? क्योंकि परंपरा तोड़ने की बात आप कह रहे हैं, लेकिन कहा यही जा रहा है कि अगर कांग्रेस ने ये नहीं किया होता तो ये जो आंकड़ों में बदलाव आपको नजर आ रहा है या फिर आ सकता है, वो शायद हो नहीं पाता। देखिए, इस वक्त भव्य जीत तय है हमारी, अप्रत्याशित परिणाम आने वाले हैं। लगभग आप अभी तो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मेरी? कुछ एरर है आपके पास अदिति आते हुए। जो सवाल मैंने तुहिन जी से अभी पूछा, ऑल थैंक्स टू कांग्रेस, यही कहा जा रहा है बीजेपी की भी तरफ से, कहीं ना कहीं ये मानना जरूर है, आंकड़े जो कुछ भी कहें। बिल्कुल, लेकिन देखिए अगर आंकड़ों में फर्क जो आया है, कर्नाटक में वहाँ गई, वहाँ रही, बैंगलोर गई, तमाम जगह गई, मेजर एरियाज में मुझे ये लगा कि लोग अभी इस बात से उनको इतना फर्क नहीं पड़ा, ये बजरंग दल का जो इफेक्ट है या फिर ये तमाम चीज़ों से उनको इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि कर्नाटक में ना आदमी लिंगायत है, हिंदू या मुस्लिम नहीं है, वहां पर वोका लिखा है, हिंदू या मुस्लिम नहीं है। और अब जो जनता है वो थोड़ी स्मार्ट है, विकास की बात करती है, उन्होंने नरेंद्र मोदी के काम को देखा है। आज अगर देश के चुनाव होते हैं, वहां पे मुझे लोगों ने कहा कि देश के चुनाव है तो हमें नरेंद्र मोदी चाहिए,
लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या परंपरा बदलेगी, नहीं बदलेगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आंकड़ों में बदलाव अगर हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 19 रैलियां या रोड शोज या ये 26 किलोमीटर लंबा जो इन्होंने रोड शो किया या 10 किलोमीटर लंबा, ये बात सही है या इंटरनल डिस्कशन में आए। सबसे पहले जब टिकट वितरण हुआ आशिका, तो 75 से 79 का इनका जो इंटरनल चुनाव वो हुआ, सर्वे जिसे कहा जाता है, उसमें इतने आंकड़े आए। फिर टिकट वितरण हुआ। टिकट वितरण आसान नहीं था। टिकट वितरण इसलिए आसान नहीं था कि कर्नाटक की स्थिति बीजेपी के लिए ठीक वैसी है जैसे राजस्थान में कांग्रेस के लिए, आपसी मतभेद मनभेद तमाम चीज़ें बहुत थी। टिकट वितरण हुआ, उसमें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे हमेशा की तरह कार्यकर्ता के रूप में कहा कि ये इसको ठीक कीजिए, इसमें ये बदलाव कीजिए। अब टिकट वितरण होने के बाद भी जब सर्वे किया गया तो 80 तक आया। फिर एज ऑलवेज प्रधानमंत्री मोदी फ्रंट सीट पर आते हैं, ताबड़तोड़ रैलियां करते हैं, और ये भी सर्वे आया कि केवल और केवल जो इम्पैक्ट है, जो आंकड़ों में फर्क आया है, वो प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की वजह से आया। लेकिन क्या ये लोकप्रिय जो ये इम्पैक्ट है वो क्या चुनाव जिता पाएगा, मैजिक नंबर तक ले जा पाएगा, ये एक सवाल है। लेकिन डबल इंजन का जो शब्द है ना, ये साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट करता है। कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने ये कहा कि अगर हमने बीजेपी के केंद्र में सरकार है। वहां गई थी तो इसलिए मैं एक सवाल अभी अचानक से मेरे दिमाग में खोदा, मुझे लगा पूछना चाहिए आपसे। कर्नाटक अगर हम आर्थिक तौर पर देखें तो बाकी राज्यों के मुकाबले काफ़ी विकसित प्रदेश है और वहाँ के लोगों की औसत आय भी बाकी कई राज्यों के मुकाबले बहुत अच्छी है। वहाँ पर फ्रीबीज की जो घोषणा बड़े पैमाने पर कांग्रेस के खेमे के द्वारा की गई और भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है, इसकी कितनी बड़ी भूमिका होगी? देखिए, दरअसल अब फ्रीबीज जब तक आपको सूट करती है, जब आम आदमी पार्टी को सूट कर रही थी तो भाजपा को सूट नहीं कर रही थी, फिर भाजपा भी उसी टेंजेंट पे गई तो कांग्रेस को सूट नहीं कर रही थी, और अब कांग्रेस भी ये मानती है कि जो गरीब तबका है, साइकोलॉजिकल काम है, गरीब तबका है, उसका उत्थान करने के लिए हमें सरकार को ऐसा काम करेगी जो आपको आपका स्टेटस को ऊपर लेकर आए। तो फ्रीबीज एक जरिया है जो वोटर्स लेकिन को, क्या ये चुनाव को प्रभावित करेगा? देखिए, अभी सबसे बड़ी जो समस्या आज कांग्रेस के सामने है कि क्या वो अपने वोट शेयर को बचा सकती है। अगर आज कांग्रेस की वोट शेयर की बात करें तो 2018 के विधानसभा के चुनाव में 32% कांग्रेस का वोट शेयर था। 36% वोट शेयर होने के बावजूद, माफ कीजिए 36% था, 36% वोट शेयर होने के बावजूद कांग्रेस की सीटें बीजेपी के मुकाबले कम आई थी, और ये पारंपरिक तौर पर है, बीते 8 चुनाव में यही स्थिति रही है। ऐसी सूरत में क्या अपना वोट शेयर बचा सकती है कांग्रेस? क्या कांग्रेस वोट्स को सीट में कन्वर्ट कर पाएगी और क्या फ्रीबीज इसमें मददगार होंगी? ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा डिफरेंस मैंने देखा 3 चीज़ों का। पहला, ये बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस ने किसी राज्य में मेहनत करी। हिमाचल के चुनाव के रिजल्ट झोली में गिरकर आए थे क्योंकि वहाँ पैटर्न है बदलने का, क्योंकि बीजेपी वहाँ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से घिरी। यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस ने मेहनत की, एक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कुछ इम्पैक्ट, और दूसरा कि अब मैं वोट शेयर पे भी आ रही हूँ, और दूसरा कि राहुल गांधी पे जैसे ही उनका सांसद की गई और वो गए तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट। अब वोट शेयर की बात करते हैं। ये वोट शेयर बहुत ही गजब चीज़ है कि बीजेपी वोट शेयर को बहुत अच्छे से समझती है, इसीलिए जो ये 112 सीट पे जो आम आदमी पार्टी लड़ रही है, ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। कांग्रेस को भले ही लग रहा हो कि राह आसान है, लेकिन जो ये डिवीजन ऑफ वोट होगा, जो गुजरात में आम आदमी पार्टी ने किया, जिसकी वजह से बीजेपी 150 का आंकड़ा पार कर पाई, यहाँ पर कोस्टल एरियाज में जो बीआरएस है वो लड़ी है, इसके अलावा ओवैसी हैं, तो जो जितने भी ये वोटर्स हैं, जो ये पार्टियां इनके वोट काटेंगे तो वो कांग्रेस के कटेंगे। तो कांग्रेस भले ही ये सोच रही हो कि हमारी वो आसान है रहा, लेकिन जो आपका ये सवाल है बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि उस हिसाब से वो कन्वर्ट कर पाए, कितना वोट डिवाइड होता है, ये कांग्रेस के लिए बिल्कुल आसान नहीं है। लेकिन अगर सुपरफिशियल लेवल पे देखा जाए, सरफेस पे हम अगर वोटर से बात करें तो ये बात भी सही है कि वोटर इस बार विकास पे है, वोटर हिंदू मुस्लिम पे डिवाइड उतना नहीं हुआ। तो यानी कि 16% से 17% जो मुस्लिम आबादी कर्नाटक में है, जिस पर कांग्रेस बहुत उम्मीद लगाए बैठी है, और यही वजह है कि मैनिफेस्टो में पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल का नाम भी शामिल किया गया था, इसका बहुत ज़्यादा फर्क आपको होता नहीं सर, इसका उल्टा है। मुस्लिम वोट तो संगठित रहेगा, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, जो मैं ग्राउंड पे 5-7 दिन वहाँ रही, 17 दिन तक हम वहाँ रहे, तो ये देखा हमने कि जो हिंदू वोट बैंक कंसोलिडेट उस तरीके से हो पाएगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो लिंगायत है, आप देखें जब वो मैसूर रीजन हुआ करता था, वोकालिग्गा और लिंगायत भी आपस में, मैसूर रीजन था तो वोकालिग्गा अपने आप को सर्वे सर्वा मानते थे। वोकालिग्गा कौन है? वो किसान है,
किसान के पास जो लकड़ी काटते हैं, जो लोहा काटते थे, वो लोग एकत्रित हो गए। फिर उन्होंने राजनीतिक रूप से, पर जैसे ही महाराष्ट्र वाला कर्नाटक जुड़ा, जैसे ही हैदराबाद वाला कर्नाटक जुड़ा, तो यहाँ पर क्राइसिस हुई। वोकालिगा और लिंगायत, क्योंकि लिंगायत हावी होने लग गए, क्योंकि वो इलाका लिंगायतों का था। और जब एक रीजन हुआ, मैं बहुत पहले की बात करूँ, उसके बाद दशकों तक लिंगायतों ने राज किया, तो यहाँ पर लिंगायत का वोटिंग पैटर्न और वोकालिगा का वोटिंग पैटर्न तय करेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अब येदियुरप्पा की पुरानी नाराजगी या फिर बीजेपी का उनके बेटे को मैनेज कर लेना, क्या वोकालिगा के दिल में जगह बना पाएगा? क्योंकि वो जो ये लिंगायतों के दिल में जगह बना पाएगा, सिद्धारमैया का कितना इंपैक्ट होगा? देखिए, डीके शिव कुमार वोकालिगा है, लेकिन डीके शिव कुमार का एक्चुअल अस्तित्व कांग्रेस के लिए 2017 में आया, जब उन्होंने जो अहमद पटेल थे उनके चुनाव में, चाहे फाइनेंशियली देख लें, चाहे उस समय जब अमित शाह और अहमद पटेल आमने सामने थे राज्यसभा चुनाव के दौरान, तब डीके शिव कुमार उस तरह से संकट मोचक के अस्तित्व में आए। तो ये तमाम लोग हैं जो इंपैक्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह की स्ट्रैटेजी और जो लोगों की चाहत है नरेंद्र मोदी, और जो ताबड़तोड़ रैलियां करी हैं, उससे बहुत इंपैक्ट आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर ये दोनों जातियों का वोटिंग पैटर्न वो किस तरफ गए, मान के चल रही हैं कि जातीय आधार पर मतदान कहीं ज्यादा प्रभावशाली होगा और ध्रुवीकरण की राजनीति शायद उतनी कारगर साबित नहीं होगी, अगर मैं सही समझ पा रहा हूं। एब्सोल्युटली। और इस बार विकास का मुद्दा भी बहुत हावी है, जिसमें ये जो 40% वाला और जो ये एंटी इनकम्बेंसी है, मतलब बीएस ये जो बोमई है, उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी है, वो बीजेपी को थोड़ा नुकसान एंटी इनकम्बेंसी तो खैर बहुत जबरदस्त है, मुझे लगता है उस पर हम एक लंबी और विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, शायद कुछ एक घंटों तक कर सकते हैं। शिखा, डॉक्टर अजय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी भारत 24 पर। देखिए, लगातार वहाँ एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, हमारे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजय कुमार भी इस वक्त मौजूद हैं और साथ ही अदिति नागर शर्मा भी हैं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपके पास आते हुए, चूंकि अभी अभी आप इस कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बने, हम लगातार इसी पर डिस्कशन कर रहे हैं कि चुनावी मुद्दा कर्नाटक में क्या कुछ रहा है। आपके हिसाब से आप बजरंग दल को लेकर के आते हैं, बीजेपी उसको भुना करके बजरंग बली पर पहुंचा देती है, फिर शायद पुरानी जितनी भी बातें हैं वो उसकी सारी लीपापोती हो जाती है। लेकिन आपके लिए चुनावी मुद्दा इस बार क्या रहा और 224 में से कितनी सीटें आपके खाते में आपके हिसाब से? कर्नाटका में सिर्फ दो ही मुद्दा रहा है, चुनावी मुद्दा रहा है, कर्नाटका के विकास बनाम कर्नाटका में चल रहा 40% का भ्रष्टाचार, और कहीं ना कहीं यही मुद्दा वहां हावी रहेगा। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका के सम्मान के लिए उनके वहां जो जो चीजें थी उस पर हमने फोकस किया, और भविष्य की क्या कार्य योजना कांग्रेस की होगी, सकारात्मक दृष्टिकोण से हमने उस पर आगे काम करने का काम किया। चाहे 5 गारंटी हमने दी है, पहले कैबिनेट में हम उसको पास करेंगे। जहां तक बात भाजपा की थी, तो भाजपा भी प्रयास किया, ऐसा नहीं है कि वो प्रयास नहीं की, बस उसका प्रयास ये था कि प्रधानमंत्री जी आशीर्वाद कर्नाटक की जनता को देंगे कि नहीं, ये एक बड़ा मुद्दा था। उसके बाद यदि भाजपा नहीं जीतेगी तो वहां दंगे हो सकते हैं, ये डर का एक मुद्दा उन्होंने बनाया। ऑब्वियस बजरंग दल जैसे जो एक संगठन इनके हैं, फ्रिंज एलिमेंट जिसको ये करते हैं, उससे बजरंग बली जैसे महान हमारे देवता को जोड़ने का काम किया। तीसरा, धर्म का खतरा दिखाने का काम किया। और अंतिम बात हम कहें तो ये सच है कि जो मुंबई सरकार की वहाँ पूरी मैल जो वहाँ पे रहा है, पूरा जिस तरह से उन्होंने गलत काम किए, विकास के नाम पे निकामपन दिखाया है 3.5 साल में, वो भी कहीं ना कहीं जनता के लिए वो मुद्दा है। भाजपा के लिए अलग मुद्दा था, हमने जो दे सकता था हमने। ठीक है, एक रिएक्शन तोहित सिन्हा से ले लेते हैं। डॉक्टर अजय, तोहित जी, जो मुद्दे आपको उठाने चाहिए थे कांग्रेस की तरफ से, यही कहा जा रहा है कि आप बजरंग बली को लेकर के चले आए, आपने परंपरा को आप बचाने की बात कर रहे हैं। आपके लिए क्या मुद्दा रहा? किस तरीके से आप इन आंकड़ों को बढ़ाएंगे? क्योंकि परंपरा तो टूटती है कर्नाटक में, कैसे परंपरा बचाएंगे? आवाज आ रही है ना इस वक्त? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। देखिए, पिछले 10 दिनों में पूरा का पूरा कर्नाटक इलेक्शन का स्वरूप बदल चुका है, कांग्रेस इसको माने ना माने। और ये चुनाव जो है, हालांकि हमने जवाब जरूर दिया, जब कांग्रेस ने हमें प्रोवोक किया, जब उन्होंने हमें उत्तेजित किया, पीएफआई का नाम जो है या बजरंग दल का नाम पीएफआई के साथ जोड़ा, हमने जवाब जरूर दिया। लेकिन ग्राउंड पर जो थे मुद्दे केवल विकास के मुद्दे थे। अगर आप मुझसे पूछे किन विषयों पे बात हो रही थी जो ग्राउंड लेवल पे, तो ग्राउंड लेवल पे बात हो रही थी अपर भद्रा सिंचाई स्कीम के बारे में, शुभ लग्न स्कीम के बारे में, काशी यात्रा स्कीम, और ऐसे कई नाम मैं गिना सकता हूँ। तो हालांकि हमने जब इन्होंने हमें उत्तेजित किया, हमने जवाब इनको जरूर दिया। ये जो चुनाव है
ग्राउंड लेवल पर चलाइए। विकास के मुद्दे पर ही लड़े हैं। हाँ, सही न्यूज़ प्रधानमंत्री चैनल के आने के बाद उसमें एक अलग जोश हुई है, जोश मिली है। और आप अभी डेढ़ घंटे में जो है सारे आपके ओपिनियन एग्जिट पोल्स आ जाएंगे। आप पाएंगे कि इस बार जो है पिछले 10 दिन में हमारे वोट शेयर में कम से कम 3 से 4% का इजाफा हुआ है। 41-42 नहीं, लेकिन इसकी वजह आप किस चीज को मान रहे हैं तुहिन जी? वजह क्या है फिर इसका? क्योंकि ये चुनाव तो 5 साल पे लड़े जाते हैं, 5 साल के मुद्दों पर चुनाव होता है। ये जो 2-3% का आप अंदर बता रहे हैं, मुद्दा क्या है? देखिए, हम हमेशा जो है 2 मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं। एक जो है आधारभूत संरचना का निर्माण, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है, जो कर्नाटक में भी पाया जा रहा है। शिवमोगा एयरपोर्ट हो जाए, बेंगलुरु मैसूर हाईवे हो जाए, या फिर वंदे भारत के ट्रेन हो। और दूसरा होता है हमारे सोशल वेलफेयर स्कीम्स। हाँ, कांग्रेस ने हम पर कुछ आरोप जरूर लगाए थे। हो सकता है कि 1-2 जगह पे वो आरोप सच भी हो और उस मंत्री को, उस विशिष्ट मंत्री को हटाया भी गया। लेकिन आज भी जनता की आस्था, जनता का विश्वास केवल और केवल भाजपा का है। क्या आप सोच सकते हैं कि डीके शिव कुमार जैसे व्यक्ति पर तुहिन जी, अगर मैं बीच में एक सवाल आपसे पूछूं, तुहिन जी, अजय कुमार, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। वीडियो जो है आज सार्वजनिक है, आज आप जाएंगे ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे। अपने कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं वो व्यक्ति, हाथ उठा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति का पर क्या कोई विश्वास कर सकता है? तुहिन जी, आप तक अगर मेरी आवाज आ रही हो, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। अजय कुमार बोल रहा हूं। आपने कहा कि हाँ, एक आध नेता ऐसे हो सकते हैं, भ्रष्टाचार का मामला हो सकता है। ये मामला तो सर्वविदित है और सब कोई जानता है कि क्या हुआ। मैं सीधा सवाल आपसे पूछूं, 10 दिन में अगर आप 4% वोट शेयर बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो ये तो जिस तरह का चुनाव प्रचार है, बजरंगबली का ही आशीर्वाद होगा ना आपके ऊपर। यानी बिना ध्रुवीकरण किए हुए आप अपना वोट शेयर नहीं बढ़ा सकते। देखिए, आप मौके की तलाश में थे। कांग्रेस ने ये मौका नहीं दिया होता तो आपके पास ये मौका आता ही नहीं। गलत हूं क्या? हमारे ऊपर भारत माता का आशीर्वाद है। जब वहां जाकर प्रियंका गांधी कहती है कि देश में या राज्य में आतंकवाद विषय ही नहीं है। आपको याद होगा कि पिछले साल जून जुलाई में टारगेटेड किलिंग्स हुए थे 8 या 10 कम से कम पूरे देश में, जिसमें 4 या 5 तो कर्नाटक में। चुनाव कर्नाटक का है साहब, कर्नाटक के विकास का चुनाव है। कर्नाटक में कौन सा आतंकी हमला भी हुआ है? प्रवीण नेट्टारू की जो हत्या हुई थी, टारगेटेड किलिंग थी, पीएफआई के द्वारा की गई थी। पीएफआई को तो आपने प्रतिबंधित कर दिया। तो पीएफआई को तो आपने प्रतिबंधित कर दिया ना। तो आपने ये बात रैली में कहीं पर किसी ने कही कि हमने पीएफआई प्रतिबंधित कर दिया है, हमें वोट दे दो? नहीं, देखिए, कांग्रेस की सिग्नलिंग जो है अलग प्रकार से होती है। जब वो कहते हैं, जब वो जबरदस्ती बजरंग दल की तुलना या बजरंग दल का एक इक्विवेलेंस जोड़ते हैं पीएफआई के साथ, तब वो जो है यही तो मैं आपसे कह रहा हूं साहब। तो इन साहब, यही तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। आपके पास बिल्ली के बाग से चीका फूटा, मौका मिला, आपने मौका पर चौका मारा। वोट शेयर मिलता है या नहीं, ये तो अलग बात है। लेकिन इससे एक बात स्थापित होती है कि जब तक तुष्टीकरण की राजनीति, या यूं कहें कि ध्रुवीकरण की राजनीति का सहारा न मिले, तो एक विकसित राज्य में अपनी पैठ बना पाना मुश्किल है। 40% की सरकार का आरोप जो आपके ऊपर लग रहा था, वो काफी चिपक रहा था आपके ऊपर, मुश्किल हो रही थी। मान लेंगे अब तो चुनाव खत्म हो गया, कम से कम तो मान सकते हैं। इलेक्शन के दौरान टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हमारी जो पीक होती है, अंग्रेजी में एक शब्द है पीकिंग, जो है कैंपेन की, हमेशा लास्ट के 10 दिनों में होती है। अगर आप गुजरात चुनाव को देख लें, 130-135 सीटें सभी दे रहे थे, लेकिन लास्ट के 10 दिन में जो चुनाव हुआ, आंकड़ा कहां पहुंचा? 155 के लगभग। बिहार में यही हुआ था 2 साल पहले, उत्तर प्रदेश में यही हुआ। तो लास्ट के 10 दिन जो है हमेशा हर चुनाव में, आप खुद इस पर अध्ययन करें या इसका रिसर्च करें, लास्ट के 10 दिन जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कांग्रेस पिछले 1 महीने से हल्ला कर रही थी, लेकिन क्या हल्ला कर रही थी? केवल और केवल 2 राज्यों के बीच वो बंटवारा करने की कोशिश कर रही थी, अमूल बनाम नंदिनी। जब यह प्रमाणित हुआ कि 2017 में सीतारमैया जी की सरकार ने ही अमूल को वहां पर एंट्री दी थी कर्नाटक में, तब वो मुद्दा समाप्त हो गया। तो कांग्रेस का कैंपेन जो था, शुरू से एक नकारात्मक कैंपेन था। हमने उन्हें खुली छूट दी कि आप अपने झूठ जो है फैला दीजिए। लास्ट के 10 दिन में हमने उनका जो है सफाया कर दिया, और ये आप अगले 1 घंटे में खुद अपने जो रिपोर्ट्स आएंगे एग्जिट पोल से, उससे पालेंगे। चलिए ठीक है, आंकड़े अब से कुछ ही देर बाद आने शुरू भी हो जाएंगे। संजीव कौशिक, राजनीतिक विश्लेषक, भी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, कर्नाटक में आप इस राजनीतिक ऊट को किस करवट लेते हुए देख पा रहे हैं? 224 में से किस तरीके से सीटों का बंटवारा हो पाएगा? क्या संभावनाएं दिख रही हैं आपको? देखिए शिखा,
भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से आक्रामक होकर के कर्नाटक में चुनाव लड़ने का काम किया है, निश्चित तौर पे उसके पेशानी पे पड़ते हुए बल साफ दिखाई दे रहे हैं। वह बहुत बड़ी एक चुनौती रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए कर्नाटक में पुनः वापसी, चूँकि वो जानती है कि दक्षिण भारत में केवल एक यही स्टेट है जहाँ पर हमारी सरकार है। पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी, लेकिन वो ताकत झोंकने के साथ साथ जिस तरह से रणनीति बनाई गई उससे साफ दिखाई दे रहा था कि वो विकास के नाम पे वो चुनाव नहीं लड़ रहे थे। देश के प्रधानमंत्री जी यदि गालियों की गिनती करके यदि चुनाव की बात करें तो निश्चित तौर पे ये परेशानी झलकती हुई दिखाई दे रही थी। वहाँ यदि करप्शन के मामले यदि उठाए गए कांग्रेस पार्टी के द्वारा तो भी इनको परेशानी होती हुई दिखाई दे रही थी। और अंततः भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करती रही कि इस चुनाव का ध्रुवीकरण से कैसे चुनाव को जोड़ा जाए और राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से या राष्ट्रवाद से कैसे जोड़ दिया जाए, उसकी पूरी कोशिश होती रही। हाँ, कांग्रेस की एक चूक रही। हम भी 10 दिन 15 दिन पहले तक बहुत आसानी से ये बात मानते थे कि एक तरह से प्लेट में सजा हुआ था कर्नाटक का चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए। बीच का एक ऐसा दौर आया जो कई बार कांग्रेस पार्टी, पता नहीं उनके रणनीतिकार लोगों से ये चूक कैसे हो जाती है, जिस पिच पे उन्हें नहीं जाना होता है कैसे उस पिच पे बैट लेके वो पहुंच जाते हैं, हमें नहीं पता। लेकिन उस तरह की चीज़ों से निश्चित तौर पे असहजता की स्थिति पैदा हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मौका मिल गया। उन्हें खूब पता है, लोगों को समझाने का प्रयास किए कि नहीं, बजरंगबली और बजरंग दल दोनों एक ही हैं। ठीक वैसे ही जैसे बंदर और हनुमान के अंतर को वो पाटने की कोशिश करते रहे हैं। तो एक मौका तो मिला उन्हें, लेकिन क्या वहाँ की जनता जो सचमुच में करप्शन से बहुत ज़्यादा परेशान है, वहाँ जिस तरह से मॉब लिंचिंग की बात होती है, वहाँ जिस तरह से हिजाब के मामले सामने दिखाई देते हैं, वो तमाम मुद्दे जो हैं वो वहाँ की जनता भूल गई। क्या राष्ट्रवाद के इस चपेट में वो पुनः आ गई या धार्मिक ध्रुवीकरण की चपेट में आ गई? मुझे लगता है कि कहना बहुत आसान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए वहाँ पर वापसी बहुत मुश्किल मुझे चलिए ठीक है, लेकिन ये मैजिक चल पाएगा या नहीं, इसी पर हम जिक्र कर रहे हैं लगातार और ये डिस्कशन आगे भी जारी रहेगा। कर्नाटक चुनाव को लेकर के महा कवरेज हम कर रहे हैं, महा एग्जिट पोल। अब से कुछ देर बाद ये आंकड़े भी मिलने शुरू हो जाएंगे। लगातार हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजय कुमार हमारे साथ हैं, तुहिन सिन्हा भी अब से कुछ देर बाद हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ मौजूद, संजीव कौशिक साहब राजनीतिक विश्लेषक मौजूद और अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, आपसे अब से कुछ देर पहले हमारी जो चर्चा हो रही थी, कर्नाटक चुनाव में जो मुद्दे रहे, जो प्रधानमंत्री मोदी का जिस तरीके से प्रभाव हमेशा रहा है, हमेशा कहते हैं कि पीएम का जो मैजिक है, जो नरेंद्र मोदी का मैजिक है, वो चुनाव में चल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, ये मैजिक चलता नजर नहीं आया। अब कर्नाटक के चुनाव में अगर बजरंगबली का मुद्दा नहीं उठता तो ये जो 2 से 3% के वोट परसेंटेज में डिफरेंस की बात इस वक्त डॉक्टर अजय कर रहे थे, वो अगर नहीं होता तो फिर क्या स्थिति होती कर्नाटक की? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल होता है कि चुनाव में ये ना होता तो क्या होता, क्योंकि उम्मीदें हमेशा होती हैं और हर कोई अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढता रहता है। लेकिन अगर आप कर्नाटक चुनाव को मुख्यतः देखें तो कर्नाटक में चुनाव होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर थी। 3 साल सरकार चल चुकी थी। सरकार पर भ्रष्टाचार के कई तरह के आरोप थे, अव्यवस्था थी, पार्टी के भीतर सिर फुटौल की स्थिति थी और ऐसा लग रहा था कि कोई एक डिसाइसिव कमांड है ही नहीं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास मुख्यमंत्री के तौर पर जो व्यक्ति मौजूद था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने अपने अगले मुख्यमंत्री के तौर पर जनता के सामने प्रस्तुत किया ही नहीं। दरअसल अगर आप देखें तो इस पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा ही सामने रखा गया है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं रखा गया जो कि ये बता सके कि वो उम्मीदवार है या वो बन सकता है मुख्यमंत्री। इसके पीछे की सीधी वजह ये थी कि किसी भी एक धड़े को आगे नहीं किया जा सकता था और एक व्यक्ति जिसे आप पॉलिटिकल रिटायरमेंट दे चुके थे, उसे आप वापस लेकर आते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि उसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। जिस व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, भुवन साहब को, उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के साथ आप अपने हिंदुत्व के कई एजेंडे को सामने लेकर आते भी हैं और उसे अमली जामा पहनाते भी हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप इसमें गुजरात जैसा एक नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन इन तमाम दावों के बाद और इन तमाम कोशिशों के बाद भी भारतीय जनता पार्टी एक श्योर फुटिंग पर नहीं थी। और ऐसे में जो संकट मोचक के तौर पर एक नाम भारतीय जनता पार्टी के पास है, वोट अट्रैक्ट करने के लिए, जिसको आप सर्वविदित मान सकते हैं, उसी व्यक्ति को सबसे पहले चुनाव के सामने रखा जाता है। अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने पूरा कैंपेन का जो कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच है वो आखिरी 10 दिनों में रखा। उसके पहले तक वो केरल जाते रहे, तमिलनाडु जाते रहे, अलग अलग जगहों पर जाकर रैलियां करते रहे। मकसद कर्नाटक था, निशाना कर्नाटक था, लेकिन जगह अलग थी। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री को एक
बहुत ही छोटे टाइम स्पैन में बम्बार्डिंग के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए प्रस्तुत किया ताकि लोगों के दिलो दिमाग में उनकी छवि इतनी हावी रहे कि बाकी तमाम नकारात्मक बातें छिप जाएं। और यही बहुत बड़े पैमाने पर होता हुआ दिखा भी है। इसका नतीजा क्या आता है ये तो 13 तारीख को पता चलेगा। जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी इस वक्त जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। अभी आप जो कि इस चर्चा का हिस्सा बने हैं, और अजय कुमार मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार, इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को हमेशा बीजेपी सामने लेकर चली आती है, और बिल्कुल आखिरी 10 दिन का इस्तेमाल जो किया जाता है, क्या इसका मैजिक, क्या मोदी मैजिक आपको कर्नाटक में चलता हुआ नजर आ रहा है जो आपकी पार्टी की तरफ से किया जा रहा है? नमस्कार आपको अजय जी, आपको बहुत दिन के बाद नमस्कार। देखिए, आज आपने और सभी विश्लेषकों ने प्रधानमंत्री जी के मैदान में उतरने के बाद, उनका प्रचार शुरू होने के बाद एक गुणात्मक एक परिवर्तन सभी ने अनुभव किया है। आज एग्जिट पोल क्या कहते हैं, थोड़ी देर में हम उसका आकलन करेंगे, बट लेकिन प्रधानमंत्री जी का कद इतना बड़ा है, आज देश में कोई भी नेता नहीं है जो उनके सामने टिक नहीं सकते हैं। तो इसलिए और आखिरी 10 दिनों में उनका कैंपेन ज़्यादा इंटेंसिव इसलिए रहा क्योंकि उससे ज़्यादा समय एक प्रधानमंत्री के लिए देना मुश्किल है। और ये बात सही है, तो और 15 दिन और 10 दिन के समय देते तो हमारे लिए और अच्छा होता, बट लेकिन उनके अपने प्रधानमंत्री होने के नाते जो जिम्मेदारियां हैं उसको संभालते हुए उनको हमारे पार्टी को भी आगे बढ़ाने के लिए उनका पूरा योगदान वो देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी गौरव की बात है। और 10 दिन में एक धुआंधार कैंपेन हुआ जैसा आपने कहा, और आखिरी 2 दिन में उनका जिस प्रकार उनका रोड शोज हुए हैं, बेंगलुरु में हुए हैं, उसका केवल कर्नाटक पर नहीं, मुझे लगता है उसका असर पूरे देश पर पड़ा है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कैंपेन के बाद और उसके पहले कहीं किसी सर्वे के पास इस प्रकार के यदि आंकलन हो तो आपको एक बड़ा बीजेपी के लिए गेन उनके मैदान में आने के बाद डेफिनेटली दिखेगा। ये हमारे लिए एक फक्र की बात है। जीवीएल साहब, ये बात तो सबने देखी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के किसी भी राज्य में जाएं, वहां भीड़ भी आती है, वोट भी आता है। लेकिन एक सवाल आपसे, देखिए, जब क्रिकेट भी खेला जाता है तो एक कप्तान है और बाकी और भी लोग हैं, जो कोई फील्डर अच्छा है तो कोई बॉलर अच्छा है, तो उसी हिसाब से ऐसा क्यों नहीं होता? जैसे बंगाल में बहुत अच्छा कैंपेन बीजेपी ने किया, बहुत ज़्यादा वोट परसेंटेज भी बढ़ा, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन सत्ता में नहीं आ पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ का सेंटिमेंट वहाँ के किसी बंगाली के साथ था, जैसे ममता बनर्जी के साथ एंड में चला गया। आपके पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था। ठीक वैसे ही कर्नाटक की, राजस्थान की रीजनल चेहरों का इम्पैक्ट अलग होता है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि नरेंद्र मोदी की कप्तानी में रीजनल चेहरों को आगे किया जाए? शायद वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा आपका। नहीं, सबसे पहले हर स्टेट का, हर राज्य का अपनी राजनीतिक एक बैकग्राउंड रहता है। तो एक राज्य को दूसरे हमारी वेस्ट पश्चिम बंगाल में उसके पहले के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति रही 2016 के तुलना में 2021 में हम तो एक सीट से 70 से आंकड़ा पार की है। तो इसलिए हमने बहुत बड़ी छलांग मारी है वहाँ भी पश्चिम बंगाल में। ऐसा नहीं है कि हमने कोई बड़ा करिश्मा, एक तो करिश्माई परफॉर्मेंस हमारा बंगाल में भी रहा है। और कर्नाटक में हम सत्ता में रहे हैं, दूसरी बार हमारी सत्ता में हम रहे हैं, तो इसलिए तीसरी बार सत्ता हमें हासिल होगी। और ये डबल इंजन की जो फायदा है, तो इसी देखिए, प्रधानमंत्री जी का देश भर में उनकी छवि होना और उनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ प्रदेश के स्तर का कोई नेता नहीं है। हम कर्नाटक में पहले भी चुनाव में जीते हैं। 2008 में हम एक बार लगभग बहुमत जीतकर हमने सरकारें बनाई है। तो इसलिए बीजेपी के प्रदेश स्तर पर नेतृत्व नहीं है ये कहना गलत है। बट लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेता, प्रधानमंत्री जी का कद इतना ऊंचा है, तो इसलिए बाकी सब थोड़ा उनके तुलना में कम दिखेंगे, बट लेकिन अपने स्टेट में वो भी बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये बात कौतूहल मेरे लिए इसलिए बड़ा रहा क्योंकि जो 4% रिजर्वेशन का मुद्दा था
जिसे भारतीय जनता पार्टी में चुनाव में उतरने के साथ ही से पहले ही दरअसल उससे किनारा कर दिया और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। क्या वाकई में इसकी आवश्यकता थी? क्या ये ध्रुवीकरण की राजनीति का आगाज नहीं था? क्योंकि इसके बारे में चर्चा बहुत हुई, लेकिन स्पष्ट जवाब आपसे बेहतर बहुत कम लोग दे पाएंगे। जी, ये एक प्रिंसिपल के नाते ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं था, बट लेकिन माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कई बार इसका स्पष्टीकरण इंटरव्यूज में भी दिए हैं। एक धर्म के आधार पर रिजर्वेशन एक तरह से देखा जाए तो असंवैधानिक है। तो हमारी स्टैंड जो है वो प्रिंसिपल स्टैंड है, ये कोई राजनीति से प्रेरित नहीं है और हम बाकी राज्यों में भी यही नीति अपनाने वाले हैं, बट लेकिन मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, तो इसलिए सरकार को चुनाव खत्म होने तक इसको लागू नहीं करने का सुप्रीम कोर्ट के सामने एक निर्णय पेश करना पड़ा। बट लेकिन हमारे लिए ये केवल राजनीतिक नहीं, एक संवैधानिक और एक कानूनी अब चूंकि ये जो आंकड़े हैं वो आने शुरू हो चुके हैं, एग्जिट पोल ये आंकड़े आने शुरू हो चुके हैं। आपको बता दें TV9 भारतवर्ष प्लस पोल स्टार्ट के जो आंकड़े अब नजर आ रहे हैं, बीजेपी के खाते में 88 से 98 सीट्स, कांग्रेस के खाते में 99 से 109 109, जेडीएस के खाते में 21 से 26 और अदर्स के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। तो ये महा एग्जिट पोल के पहले आंकड़े अजय जी इस वक्त नजर आ रहे हैं। और देखिए, जिस बढ़त की बात लगातार बीजेपी के नेताओं की तरफ से कही जा रही थी, 3%, 4%, कम से कम TV9 भारतवर्ष के इस एग्जिट पोल में ये आंकड़े जरूर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल शिखा, ये पहले आंकड़े हैं जो कि हम एक दूसरे चैनल का आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, TV9 का, जिसमें ये बात बड़ी स्पष्ट होती दिख रही है। नरसिम्हा महाराज जी, इस आंकड़े को देखकर तो मेरे मन में ये उम्मीद जाग रही है कि फिर तो सरकार आपकी बनी जाएगी। ये आंकड़े नहीं, हमारी सरकार बनी जाएगी, अपने ही बदौलत बन जाएगी जी। और शाम तक देखते रहिए एग्जिट पोल, कुछ एग्जिट पोल कम से कम इसका पूर्वानुमान लगाएंगे, ये मेरा उम्मीद है। लेकिन 13 तारीख को निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत वाली सरकार मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन नरसिम्हा राव जी, आपकी पार्टी पर यह आरोप बार बार विपक्ष लगाता है कि आप तोड़फोड़ की राजनीति में बड़े माहिर हैं। जहां भी असंभव सी स्थिति होती है वहां आप कुछ न कुछ ऐसा जादुई कबूतर निकाल ही डालते हैं कि उसके बाद लोग अपने आप चुंबक की तरह निकलते हैं और सीधे आपकी पार्टी से जुड़ जाते हैं, अपनी पार्टियां छोड़ देते हैं, जीटीवी सीट छोड़ देते हैं, सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। चाहे महाराष्ट्र की बात करें, कर्नाटक की बात करें, तो कर्नाटक में एक बार फिर अगर ऐसा होगा तो आपकी ये इमेज बहुत ज़्यादा रीइंफोर्स हो जाएगी। देखिए अजय जी, हम पर बहुत असत्य आरोप लगाए जाते हैं और मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रहा था, कम से कम आप ऐसा असत्य आरोप नहीं लगाएंगे। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। मैंने ये कहा कि विरोधी दल ये बात आपके बारे में बार बार कहते हैं, मेरा आरोप नहीं है बिल्कुल, प्लीज। नहीं, देखिए ये कर्नाटक के बारे में हम बात कर रहे हैं जी। पिछले चुनाव में क्या हुआ कर्नाटक में? क्या कांग्रेस हारने के बाद हम सबसे बड़े दल के रूप में उभरे थे 2018 में 105 सीट लेकर के, हमसे काफी पीछे थी, करीब 80 सीट के करीब कांग्रेस पार्टी सिमट गई थी। सत्ता से जनादेश उनके खिलाफ था, वो सत्ता में थे, उसके बावजूद जनादेश को चुराने का काम कांग्रेस और जेडीएस ने किया था, कर्नाटक में ही किया था। तो ये हम पर आरोप बार बार लगते हैं क्योंकि मीडिया में हमारे चाहत कम है, जनता में ज्यादा है, मीडिया में थोड़ा कम है, इसलिए इस प्रकार के आरोप आई कंप्लीटली डिसएग्री विथ यू नरसिम्हा राव जी, आई कंप्लीटली डिसएग्री विथ यू। ऐसी नहीं है, अगर ऐसा होता तो फिर हम जैसे लोग आपके दोस्त नहीं होते। नहीं, देखिए दोस्त और दोस्ती की बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए चाहत है, चाहत बहुत जबरदस्त है, लीनिंग्स की बात अलग है। एक निष्पक्ष विश्लेषण उसकी केवल मैं अपेक्षा करता हूँ। लेकिन जेवीएल साहब, फिर भी राजस्थान के चुनाव में आप एंटर होने वाले हो ही चुके हैं। वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो आज भी दावा करते हैं कि उनका एक 18 विधायकों का खेमा अभी भी आपसे पैसे लिए बैठा है, वापस नहीं कर रहा। हाल ही में दिया है उन्होंने बयान। देखिए, ये ऐसे झूठे आरोप लगा के अपने ही राजनीतिक साख को बचाने की काम करते रहते हैं, तो इसलिए उसको बहुत गंभीरता से हमें नहीं लेना है। और हम देखिए अभी जो अर्बन लोकल बॉडी पोल्स में क्या हुआ है, स्थानीय इकाई चुनाव में राजस्थान में बीजेपी की बहुत शानदार जीत हुई है और
अगला लोक विधानसभा चुनाव में बीजेपी बम्पर जीत हासिल करेगी। चलिए, तो ठीक इसलिए है। किसी कोई तोड़ फोड़ का, किसी को साथ लेने का हमें कोई आवश्यकता नहीं चलिए, है। गेटिंग बैक टू और ये कर्नाटक केवल चुनाव कांग्रेस also, को ठीक है राव साहब, अब आगे भी इस पर हम आपसे चर्चा करेंगे। डॉक्टर अजय उपाध्याय, अब आपका एक रिएक्शन यहाँ बनता है। देखिए, आपके लिए चुनौती अभी कर्नाटक में खत्म नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरीके से एग्जिट पोल, ये पहला रुझान जो सामने आया है, ऐसा लग रहा है आपके लिए चुनौती अभी और ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू मैंने देखा और सुना, और बड़ा हंसी भी आई। सही बात है, बड़ा मजाकिया अंदाज में कहा मीडिया का वर्ग ही उनके साथ नहीं है, क्योंकि मीडिया का एक बड़ा वर्ग अब रह ही नहीं गया है, ये सच है। लेकिन आज भाजपा के मीडिया का जो वर्ग है वो भी मजबूरी में कांग्रेस की जीत को दिखा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पे भाजपा का दिन से रात दिन गुणगान करते हैं। वो भी कह रहे हैं कि मजबूरी में कांग्रेस ही जीत रही है। ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत आएगी, चाहे आप यहाँ मीडिया के माध्यम से कम दिखाएं हमारे सीट को। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, और आज ये देखिए, अभी आशीर्वाद दिया नहीं है, अभी ये एग्जिट पोल है, नतीजे आएंगे उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो अभी जो आशीर्वाद जिसे आप मान रहे हैं ना अजय उपाध्याय जी, ये आशीर्वाद आपके लिए खतरे की घंटी है। अजय जी 10 सेकंड हमको और दे दीजिए, फिर आप जी एक्सक्लूसिव भाजपा प्रवक्ता से बात कराएंगे। मुझे और भी किसी चैनल पे बैठना है, सिर्फ 10 सेकंड दे दीजिए। बिल्कुल। ये मैं एग्जिट पोल पर हम भी भरोसा नहीं करते। एग्जिट पोल का जो ये आपको दिखाया जाएगा, ये भरोसे के लायक पोल नहीं है। मैं कह रहा हूँ, जनता के मुद्दों पर जिस पर हमने लड़ाई लड़ी है, और जिस तरह से कुकर्म भाजपा के लोगों ने वहां किया है, जिस तरह बजरंग बली को भी बजरंग दल के साथ जोड़ करके और बजरंग बली का अपमान किया, जिस तरह वहां के आम महिला युवा जो बेरोजगार है, महिला अधिकार नहीं मिला, उस पर इन लोगों ने कोई काम नहीं किया, और जिस तरह कर्ज में डुबोया है कर्नाटक के स्वाभिमान के साथ इन लोगों ने कहीं न कहीं पिछले 3-3.5 साल में समझौता किया है। जनता ने उसके कारण मुझे वोट दिया है, और ये फील्ड में हमारे वार रूम से रिपोर्ट जो क्षेत्र में हर विधानसभा में हमारे AICC के ऑब्जर्वर, AICC के कार्यकर्ता वहां जाकर। अजय उपाध्याय जी, अभी जो एग्जिट पोल हमने आपके सामने प्रस्तुत किया था, जो कि TV9 के द्वारा किया गया है, उसमें भी आपकी अधिकतम सीटें 109 दिखाई दे रही हैं। यानी कि अभी भी आपको दूसरे लोगों का सहारा लेना पड़ेगा, शायद JDS का सहारा लेना पड़ेगा, अगर ऐसे नतीजे सामने आ जाते हैं तब भी। यानी कि रास्ता आसान नहीं है। हम यही आपसे सवाल पूछना चाह रहे थे कि ये बताइए, सवाल तो सुन लीजिए सर। सवाल ये है कि कहाँ 140-150 सीटों की बात हो रही थी। अगर ये लॉस होता है, अगर कुछ इसी तरह की बातें निकल कर आती हैं, और अगर ये लॉस होता है, तो इसके लिए तो एक बार फिर कांग्रेस को अपने ही गिरबान में झांकना पड़ेगा ना। अजय जी, वैसे जनता के आशीर्वाद को हम लोग सिरोधार्य मानते हैं। हम लोग वैसे अहंकारी लोग नहीं हैं कि प्रधानमंत्री जी जनता को आशीर्वाद दें, पर ये सच्चाई है कि मैं फिर कहा, अगर आपकी भाषा में ही बोल रहा हूं, अगर जिस तरह से ये 2 चैनल जी न्यूज और TV9 भारत दिखा रहा है, जो सीट मैं पूरे भरोसा के साथ कह रहा हूं, यदि ये सीट दिखा रहा है तो कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल रही है, क्योंकि आपको भी और मुझे भी पता है कौन चैनल का क्या लीनिंग है। आपके चैनल पर किसी चैनल की बुराई नहीं करना चाहता, स्पष्ट बात। हम जरा JVL जी, जाहिर सी बात है, अभी इन रुझानों पर चर्चा हम जिस तरह से कर रहे हैं, वो शाम होते होते और भी बहुत सारे इस तरह के आंकड़े सामने आएंगे, उस पर चर्चा होती रहेगी। लेकिन अगर मैं आपका खुद का आकलन मारूं, क्या आपको लग रहा था इस चुनाव की शुरुआत के समय कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छे फुटिंग पर आगे चल रही है और इतिहास बदलने जैसा होता दिखाई दे सकता था, या दरअसल आपसी विरोध, नेतृत्व में थोड़ी खामी, उसके साथ साथ भ्रष्टाचार के कई तरह के आरोप, ये आपके लिए पैर की बहुत बड़ी जकड़न थे, जिससे निकलने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ी है? अजय जी, मैं आपको बहुत ही एक ऑनेस्ट एक रिस्पांस दे रहा हूं। मैं गया था 1.5 महीने पहले करीब कर्नाटक के चुनाव में। वाकई कर्नाटक में विकास का जो कार्य हुआ है, विकास जो हुआ है, ये मैं मानता हूं कई भाजपा शासित राज्यों के तुलना में भी बेहतर काम हुआ है। और वहाँ की सड़कें, वहाँ की पीने के पानी की व्यवस्था और सभी जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं।
कुछ प्रदेश सरकार की योजनाएं भी बहुत अच्छी चले हैं। हर किसान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत राज्य सरकार के द्वारा 4,000 जोड़कर देना, और हर किसान परिवार के बच्चों को स्कॉलरशिप देना पढ़ाई के लिए काफी पॉपुलर है। जमीन की स्थिति काफी अच्छी थी, बट लेकिन हमारे तरफ से कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन की, मुझे लगता है प्रदेश नेतृत्व के द्वारा उसमें काफी कमी रही है। चलिए राउत साहब, चुकी राउत साहब, ये चर्चा अभी बहुत लंबी चलने वाली है। ये तो पहला रुझान था। वेलकम बैक, भारत 24 देख रहे हैं आप। कर्नाटक चुनाव पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। महा एग्जिट पोल लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं इसका जिक्र हम कर रहे हैं, और एक एक करके पहला रुझान TV9 भारतवर्ष का सामने आ चुका है। जी का रुझान भी अब आना शुरू हो चुका है। ये रुझान भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और देखिए जी न्यूज का क्या कुछ रुझान आया है। बीजेपी के खाते में 79 से 94 सीट्स, कांग्रेस के खाते में 103 से 118, वहीं जेडीएस के खाते में 25 से 33 सीटें जाती नजर आ रही है, और अदर्स के खाते में 2 से 5 सीटें। जीवीएल साहब नरसिम्हा राव, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। फिलहाल कनेक्शन उनसे हमारा टूट चुका है। अजय कुमार वरिष्ठ सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय जी, एक बार फिर से आंकड़े बता देते हैं हम। जी के आंकड़े, जी का जो एग्जिट पोल सामने आया है, देखिए लगातार मैं और आप और हम सब इसी पर चर्चा कर रहे हैं। जो 2 से 3% के वोट डिफरेंस की बात हो रही थी, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा करता नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी चुनौती किसी भी पार्टी के लिए कम नहीं है। बिल्कुल, इसमें लेकिन जो एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए वो है, अगर आप दोनों ओपिनियन पोल देखें जो कि अभी तक हम प्रदर्शित कर चुके हैं दर्शकों के सामने, TV9 का और उसके बाद जी का, इन दोनों ओपिनियन पोल में जेडीएस की सीटों की संख्या 20 या उससे ज़्यादा एग्जिट पोल में प्रिडिक्ट की जा रही है। अगर जेडीएस की सीटों की संख्या 20 या उससे ज़्यादा होती है तो जेडीएस किंग मेकर की भूमिका में आ जाती है, क्योंकि 20 से लेकर 30 सीट तक की उम्मीदें जेडीएस के पास थीं, और इसका मतलब ये हो जाता है कि ये चुनाव उतना आसान नहीं होगा जितना कि अभी तक कांग्रेस मान रही थी। स्पष्ट बहुमत कांग्रेस को मिल पाए जिसके दम पर कांग्रेस अपनी सरकार बना पाए, यानी कि 114 उम्मीदवारों को जीतकर कांग्रेस ला सके और अपनी सरकार बना पाए, इसको लेकर संशय और बढ़ता हुआ दिखेगा अगर ये जो एग्जिट पोल हैं ये 13 तारीख को एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए ये आंकड़ा अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ ये भी, अभी तो बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक थे जो कि देवगौड़ा और उनके पूरी फैमिली कुमारस्वामी को पूरी तरीके से रूल आउट कर रहे थे। लोग ये मान रहे थे कि अब ना तो वोकलेगा का कोई बहुत ज़्यादा जोर चलने वाला है और ना ही ग्रामीण क्षेत्र में जेडीएस का प्रभाव दिखाई देगा। इस प्रभाव पर भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस ज़्यादा हावी है। कुछ लोग ये भी मान रहे थे कि दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा कि गांव के लोग, जो छोटे छोटे शहरों के लोग हैं, वो कांग्रेस से अपना जुड़ाव बड़े पैमाने पर होता हुआ देखेंगे। अगर जेडीएस अपनी सीट उसी तरीके से बहाल रखती है तो यकीन मानिए भारत जोड़ो यात्रा से मिला हुआ फायदा कांग्रेस गंवा चुकी होगी। तो ये बहुत बहुत अलग अलग तस्वीर है, अलग अलग चीजें हैं जो सामने आ सकती हैं। इसके साथ साथ अगर आप जो अभी 2 ओपिनियन पोल जो एग्जिट पोल हमने सामने रखे हैं, उसमें अगर आप मार्जिन देखें तो भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ और कांग्रेस के बीच में डिफरेंस जो है वो 10% के आसपास का सीटों का दिखाई दे रहा है। यानी कि वोट शेयर के आधार पर अगर देखा जाए तो मुश्किल से 2 या 4% का वोट शेयर का डिफरेंस होगा दोनों राजनीतिक दलों के बीच में। और इतने क्लोज मार्जिन के वोट शेयर पर अभी तक बीते 5 विधानसभा के चुनाव से एक बात साफ निकल कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी कम वोट शेयर में भी ज्यादा सीटें लाती है, कांग्रेस ज्यादा वोट शेयर में भी कम सीटें लाती है। जैसा कि पिछली बार भी है, 38% वोट शेयर कांग्रेस का था, 36% भारतीय जनता पार्टी का था। भारतीय जनता पार्टी को 104 सीटें मिलती हैं, और अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 78 सीटों पर सिमट कर रह जाती है 38% वोट शेयर के बाद 2018 के विधानसभा के चुनाव में। अगर वोट शेयर इतना पैरेलल है, इतना मैचिंग है, तो सीट कन्वर्जन का जो अभी तक रिकॉर्ड है भारतीय जनता पार्टी का, इसके आधार पर मुझे कहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि शायद
13 तारीख को हम कुछ अप्रत्याशित नतीजे होता हुआ देखें। अभी तक जो एग्जिट पोल आ रहा है उसके आधार पर ये आकलन किया जा चलिए ठीक है सर, थोड़ा सा काम हमारा और बढ़ाते हुए 2 और जगह के एग्जिट पोल इस वक्त सामने आ चुके हैं। अब लगातार हम ये एग्जिट पोल, ये रुझाने, पहला रुझान हम आपको दिखा रहे थे और अब आपको हम दिखा रहे हैं न्यूज 18 इंडिया का एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहा है। बीजेपी के खाते में 88 से 98 सीटें जाती नजर आ रही है, कांग्रेस के खाते में 99 से 109 सीटें, वहीं जेडीएस के खाते में 21 से 26 सीटें और अदर्स के खाते में 4 सीटें। अजय जी, वापस आपके पास आते हुए जेडीएस का जिक्र आप कर रहे थे, 21 से 26, और देखिए एक और आंकड़ा आ गया है टाइम्स नाउ नवभारत का। बीजेपी के खाते में 78 to 92, कांग्रेस के खाते में 106 से 120, जेडीएस के खाते में 20 से 26 और अदर्स के खाते में 2 से 4 सीटें जाती नजर आ रही है। ये टाइम्स नाउ नवभारत का महा एग्जिट पोल हम आपको दिखा रहे हैं। सर, अजय सर, जैसे आप जेडीएस का जिक्र कर रहे थे, 20 से 25 से 30 तक यह आंकड़ा बढ़ता है तो हर एक पार्टी के लिए बहुत ज्यादा चुनौती हो जाएगा, लग कुछ ऐसा ही रहा। बिल्कुल, और इस सूरत में अगर जेडीएस का परफॉर्मेंस लगभग वैसा ही है जैसा कि अब प्रदर्शित किया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है, जिसकी संभावनाएं जताई जा रही हैं, तो ऐसे में इट विल बी एडवांटेज बीजेपी। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि जब जब जेडीएस की सीटें बढ़ी हैं एडवांटेज बीजेपी रहा है, सिर्फ 2013 को छोड़कर। और 2013 का चुनाव इसलिए अलग था क्योंकि येदियुरप्पा उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे। येदियुरप्पा का न होना अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा संकट था, बहुत बड़ी चोट थी, क्योंकि लिंगायत समाज का वोट बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला था। और वही साल है कि भारतीय जनता पार्टी का सीटों का आंकड़ा 40 पर आकर सिमट गया था। लेकिन अगर उसके पहले की आप देखें या उसके बाद की स्थिति देखें तो भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करती आ रही है। इसके साथ साथ अगर हम लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उनकी सीटों को अगर आप तब्दील कर देते हैं असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज के आधार पर प्रोजेक्ट करते हुए, तो एक बहुत ही अलग तस्वीर दिखाई देती है। जैसा कि मैं 2019 की बात करूं, 2019 के लोकसभा के चुनाव को अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं असेंबली के स्टेट पर, तो 170 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई, 36 के आधा कांग्रेस के पास और जेडीएस के पास 11 सीटें गई। इस पैटर्न को अगर आप देखें तो इससे यह निकल कर आता है कि लोकसभा के माइंडसेट को विधानसभा के माइंडसेट से कर्नाटक की जनता बिल्कुल अलग रखती है। तो यानी कि सर्वमान्य है, सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपील इंटैक्ट है। अब ये अपील रब ऑफ करके विधानसभा के इस बार के चुनाव में कितना काम करेगा, बस यही 13 तारीख को देखना है। डॉक्टर अजय उपाध्याय, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ बने हुए हैं। अजय जी, अजय सर जिस बात का जिक्र कर रहे थे, अब देखिए कांग्रेस के खाते में 109, 110 मैक्सिमम सीटें जाती हुई इस एग्जिट पोल के हिसाब से नजर आ रही है। अब कांग्रेस क्या करेगी अगर आंकड़े यही रहते, मान लीजिए 110 ही होते, क्या होगा फिर? शिखा जी, पहले तो अजय जी का बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं और रियल बात है, उनकी अपनी एक पकड़ है क्षेत्रों में। लेकिन एक बात बड़ा अजीब सा मुझे लगा जब कहे कि प्रधानमंत्री जी का एकदम इंटैक्ट बना हुआ है। फिर पिछली बार तो 108 सीट थी, आप ही ने कहा येदियुरप्पा जी बहुत नाखुश थे, फिर भी 108 सीट आई। अभी तो 4 जो आपका ये एग्जिट पोल दिखा रहा है, एक में भी 108 तो छोड़िए 100 पार नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने अपनी सारी मेहनत की है। सच्चाई ये है कि पूरे कर्नाटका में जो भ्रष्टाचार का आलम रहा, प्रधानमंत्री जी ने जो उनका एक चेहरा उन्होंने बनाने का झूठा प्रयास किया है, भ्रष्टाचार विरोधी चेहरा, वो चेहरा उनका खुल के कर्नाटका के लोगों में आ गया कि 40% कमीशन सरकार के यहाँ एक चपरासी किसी के यहाँ नहीं भेजा, जबकि मंत्री से लेकर उनके विधायक तक, उनके कार्यकर्ताओं ने तो आत्महत्या तक कर ली भ्रष्टाचार के को लेकर के। लगातार बोलते रहे, कभी कोई एक जांच हुई हो तो बताए। प्रधानमंत्री जी पूरे चुनाव प्रचार में जो 18 रैलियां की हो, किसी एक रैली में 18 शब्द भी, 18 वर्ड भी कोई बोले हो जो कर्नाटका के विकास के लिए हो या कर्नाटका के में चल रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो, नहीं हुआ। और वो लास्ट में ठीक है, ये बात आप अजय जी, आपका मैं सहमत हूं कि ध्रुवीकरण की राजनीति करने के जरूर प्रयास हुए, लेकिन ये भी लोगों ने देखा कि किस तरह से बजरंगबली जैसे महान देवता जो हमारे हैं, आस्था के केंद्र भारत के नहीं विश्व के हैं। नहीं अजय जी, लेकिन देखिए आप चाहे जो भी कहिए, मौके तो आप ही दे रहे हैं ना। अभी अदिति बता रही थी और अदिति को मैं कोट कर रहा हूं। अदिति ने कहा कि स्थानीय नेता होने के बावजूद भी खड़गे जी को सांप की संज्ञा प्रधानमंत्री के साथ क्यों जोड़नी चाहिए? आखिरकार ये क्यों है कि जब भी चुनाव होता है तो कोई उनको चाय वाला बुला देता है, कोई उनको मौत का सौदागर बुला देता है, कोई उनको सांप की संज्ञा दे देता है।
भाई आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? आप जानते हैं कि इसका प्रभाव अच्छा नहीं होता। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी बिल्कुल, आपको मैं सुन नहीं पाया हूं। सवाल मेरा बड़ा सीधा सा था। चलिए मैं अदिति से ही कहता हूं, अदिति ही सवाल को पूछे आपसे। अदिति प्लीज। सर, आपने इतिहास में बार बार ये देखा कि जब जब भी मौत का सौदागर से लेकर अब तक जितनी बार भी इस तरह की गालियां, इस तरह के अपशब्द प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल हुए, तब तब कांग्रेस को बैकफुट पे आना पड़ा या हारना पड़ा, और प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में इसका फायदा मिला, उनको इमोशनल मिला, उनको हर तरह का सपोर्ट मिला। तो क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्नाटक से आते हैं, उनको क्यों ये कहना पड़ा कि वो जहरीले सांप हैं प्रधानमंत्री मोदी को? क्यों, क्या जरूरत थी? क्या ये प्लान स्ट्रैटेजी थी? और अगर थी तो 13 तारीख को क्या आप ये जिम्मेदार ठहराएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कि उनका वो बयान बैकफायर कर गया कांग्रेस को, जब कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही थी? क्या जरूरत पड़ी थी? अदिति जी, आपने सुना होगा, उसको क्लेरिफिकेशन भी दिया था उन्होंने, और इस बात के लिए ये स्पष्टता के साथ उन्होंने, हमने और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उनका कोई उद्देश्य नहीं था प्रधानमंत्री जी है जब पद या नरेंद्र मोदी है जब व्यक्ति को किसी भी तरह से लांछन लगाना। हाँ, जो विचारधारा है उनकी, ये तो दिख गया स्पष्ट कि बजरंग दल जिस पर लोगों के मारने का, हत्या का आरोप है, और एक राज्य में नहीं कई राज्यों में, उसको प्रधानमंत्री जी जो है अजय उपाध्याय जी, बजरंग दल पर आप लोगों की जो इतनी टिप्पणियां हैं, सिर्फ एक बार इतिहास के पन्ने उठाकर देख लीजिए, बजरंग दल पर सिर्फ एक बार प्रतिबंध लगा है 1992 में। नहीं, सुनिए ना प्लीज, इसका जवाब दे दीजिए। मैं चाहता था कि कोई प्रवक्ता कम से कम ये सवाल उठाए। चलिए मैं आपके सामने उठाता हूं। बजरंग दल पर एक बार प्रतिबंध लगा है, और वो भी राम मंदिर के पूरे संदर्भ में। साल भर के अंदर में उस प्रतिबंध को हटा लिया गया। उसके बाद कांग्रेस की केंद्र में 12 साल तक सरकार रही, राज्यों में सरकारें रहीं। राज्य सरकार के पास तो यह अधिकार नहीं है प्रतिबंध लगाने का, केंद्र सरकार के पास है। क्यों नहीं प्रतिबंध लगाया कांग्रेस की किसी सरकार ने? अचानक से आपको ज्ञान हो गया कि एक उपद्रवी संगठन है बजरंग दल? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने जी। और सिवनी से लेकर उत्तर प्रदेश में जो सुबोध जी को मारा गया था, इंस्पेक्टर को, सबने देखा है किस दल के वो नेता थे, और कैसे जब वो जेल से बाहर आए तो भाजपा अरे कोई तो रिकमेंडेशन होता सर, सुनिए ना, कोई रिकमेंडेशन देता। एक रिकमेंडेशन बता दीजिए कांग्रेस पार्टी की, किसी सरकार का, राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का, जिसमें बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही गई हो। बोलूं या फिर और प्रश्न हो तो आप पूछ लें, तब मैं बोलूं? अरे भाई मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूं, आप किसकी हत्या, उसकी हत्या क्यों गिना रहे हैं? ये बताइए ना, आपकी किस सरकार ने रिकमेंडेशन दिया? किसी सरकार ने रिकमेंडेशन दिया कि बजरंग दल को प्रतिबंधित करना चाहिए? आप एक विद्वान पत्रकार हैं, इसलिए मैं सम्मान के साथ में नहीं चाहता बीच में बोलूं आपको जी। जो बजरंग दल के बारे में आप, बेशक बजरंग दल के लोग और भाजपा के लोग शांति का उसको दूत माने, लेकिन आप एक निष्पक्ष पत्रकारिता के धर्म को निभाने वाले व्यक्ति हैं। क्या बजरंग दल के लोग इस देश में शांति और सौहार्द को तोड़ने का काम नहीं किया? क्या बजरंग दल क्या एकदम शांति का दूत है? गांधीवादी विचारधारा की बात करता है, दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा की बात करता है? नहीं करता है। जहां तक कर्नाटका की बात है, जब हमने मैनिफेस्टो में बात डाली, उस समय हमने यह स्पष्ट कहा कि यदि कर्नाटका के सौहार्द को बिगाड़ने का काम करेगा कोई भी दल, इंक्लूडिंग बजरंग दल, पीएफआई, हम उसको बैन करेंगे। कानून और व्यवस्था का काम सरकार का सर, मैं यही तो सवाल पूछ रहा हूं, आप सवाल को किनारे कर रहे हैं। मैंने बहुत पॉइंटेड सवाल पूछा, आपने कहा कि आप मेरी वरिष्ठता का सम्मान करते हैं, चलिए किनारे कर दीजिए। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं आपसे, 12 साल तक केंद्र में कांग्रेस की अगुवाई की सरकार रही, एक ऐसा कोई पेपर हो, एक डॉक्यूमेंट हो, एक रिकमेंडेशन हो, किसी भी कांग्रेस की अगुवाई की राज्य सरकार ने ऐसा कोई रिकमेंडेशन दिया जिसमें बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात भी कही गई हो? केरल की सरकार ने पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का रिकमेंडेशन दिया था ना, तभी तो पीएफआई 12 साल तक एकदम लगा ना भाई। 10 साल तो आप बताइए ना मुझे, किसी भी कांग्रेस की सरकार ने बजरंग दल पर कभी प्रतिबंध लगाने की बात लिखित तौर पर दी हो? मैं चुनावी भाषण की बात नहीं कर रहा। सुनिए ना, बजरंग दल के उदंड प्रवृत्ति के लोग हैं, जहां भाजपा के शासन जब होती है ना,
वहीं ये नाटक नौटंकी करते हैं और उस देश में, उस राज्य में अशांति फैलाते हैं। कांग्रेस के राज्य में हिम्मत नहीं है इनकी। जिस दिन ऐसा करेंगे अजय जी, जेल के सलाखों चलिए। करेंगे। मॉब लिंचिंग कौन करता है? अजय उपाध्याय जी, 32 साल हो गए मुझे इस क्षेत्र में काम करते हुए। 32 साल आपने 32 साल किया हो या 32 महीने किया हो, लेकिन इसको जब आप कागजी कार्रवाई करने में असक्षम हो तो जाहिर सी बात है ये सब चुनावी बातें होती हैं। खैर हम चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और मुद्दों पर बात करते हैं। चलिए ठीक है, संजीव कौशिक साहब भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। संजीव जी, बार बार कांग्रेस यही कहती है कि प्रधानमंत्री का चेहरा लेकर के आगे आ जाते हैं और ये जो नाटक है वो हमेशा, वो चाहे कर्नाटक हो या फिर कोई भी चुनावी रण हो, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ती है। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल में ये आंकड़े सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि ये मैजिक, प्रधानमंत्री मोदी का मैजिक हमेशा काम आ जाता है। कम से कम भाजपा के लिए, कम से कम जोड़ तोड़ की स्थिति में तो काम आ ही जाता है। देखिए, दो तरीके से इसे आप देख सकती हैं। ये कह सकती हैं कि मोदी का मैजिक काम में आ जाता है, लेकिन मोदी जी ने जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां की, लगातार लोगों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया और डबल इंजन, बार बार एक शब्द का इस्तेमाल वो करते हैं। मेरे परिवार में रेलवे से जुड़े हुए लोग हैं। डबल इंजन की बात मैं आपको बताता हूं। अक्सर ऐसा होता था पहले जब हम बच्चे थे, तो एक इंजन जब फेल्योर हो जाती थी तो दूसरे इंजन से जोड़ करके उस रेल को गंतव्य तक पहुंचा दिया जाता था और पहुंचाने के बाद में पुनः वो इंजन वापस आ जाती थी। कमो बेस यही स्थिति उन तमाम स्टेट में है जहां डबल इंजन की बात होती है। वहां के चेहरे या वहां का इंजन यदि काम कर रहा होता तो डबल इंजन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। डबल इंजन से रफ्तार बढ़ जाए, ऐसा बहुत कम होता है कि रफ्तार के लिए डबल इंजन लगाई जाती है। दूसरी बात, ये 100 के नीचे आंकड़े लगातार, यदि प्रधानमंत्री जी के चेहरे को ही यदि जादुई चेहरा मान लिया जाए तो किसी भी अभी तक जितने न्यूज़ चैनलों का ये ओपिनियन पोल आप दिखाई दे, एग्जिट पोल दिखा रही है, कहीं भी बढ़त 100 से ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी का। जाहिर सी बात है कि वो जादू अब चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन संजीव जी, फिर तो कांग्रेस की आप बात करेंगे और अगर कांग्रेस में ये मैजिक चलता तो ये आंकड़े भी 110 से ऊपर जाते नजर नहीं आ रहे। फिर कांग्रेस की तो स्थिति बेहतर हो सकती थी ना। मैंने शुरुआती दौर में कहा कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से कुछ गलतियां अक्सर हर इलेक्शन में हो जाती है। अब कौन लोग हैं, कैसे हो जाते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी में भी कुछ इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल के लोग घुसे हुए हैं? ऐन मौके पे कुछ बोल देना है, ऐन मौके पर कुछ इस तरह के मुद्दे दे देना है जिसको हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दों पर बहुत बेहतर तरीके से खेलना जानती है, पकड़ लेती है, फिर उसके चक्कर में आप अपना बहुत सारा लॉस करा लेते हैं। तो इन सब, जिसे आपको परहेज करना चाहिए, उन मुद्दों को टच ही क्यों करना? कई बार इस तरह की बातें होती है, पिछले कई इलेक्शन में आप उठा के देख लें। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यदि इस तरह की कंडीशन में बीजेपी हारती है, जो लोग लगातार मोदी मैजिक की बात कर रहे हैं, क्या वो ये मानेंगे कि अब वो मैजिक नहीं रहा और ये हार प्रधानमंत्री की हार है? क्योंकि ये जब उनके चेहरे पे चुनाव लड़ी जा रही है और वहाँ पे भी यदि आप एक सत्ता से बाहर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर तो ये मानना ही पड़ेगा कि आपकी जो चलिए ठीक है संजीव जी, लगातार हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और महा एग्जिट पोल भी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और इसी बीच कर्नाटक महा एग्जिट पोल में बड़ी बातें क्या कुछ है वो आपको बता दें। एग्जिट पोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई जी न्यूज और मेट्रोसाइज के एग्जिट पोल में नजर आ रही है। बीजेपी 79 to 94, कांग्रेस के खाते में 103, 103 से 118, जेडीएस के खाते में 25 से 33 और वहीं अन्य के खाते में 2 से 5 सीटों का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। वहीं TV9 और पोल स्टार्ट के एग्जिट पोल की बात करें तो बीजेपी के खाते में 88 से 98, कांग्रेस के खाते में 99 से 109 सीटें, जेडीएस के खाते में 21 से 26, वहीं अन्य के खाते में 0 से 4 सीटों का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। अब न्यूज 18 के एग्जिट पोल का जिक्र करें तो बीजेपी के खाते में 88 से 98, कांग्रेस के खाते में 99 से 109 सीटें, जेडीएस के खाते में 21 से 26, वहीं अन्य के खाते में 0 से 4 सीटों का अनुमान। टाइम्स नाउ नवभारत के एग्जिट पोल का जिक्र करते हुए बीजेपी के खाते में 78 से 92, कांग्रेस के खाते में 106 से 120, जेडीएस के खाते में 20 से 26 और अन्य के खाते में 2 से 4 सीटों का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। पोल पर हम चर्चा कर रहे हैं और देखिए ये पहला रुझान है अलग अलग मीडिया संस्थान का। अजय जी, आपके पास वापस आते हुए, देखिए तमाम चुनावी मुद्दों पर हम चर्चा कर चुके हैं। जो कुछ भी होना था कर्नाटक में वो हो चुका है, लोगों ने अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। लेकिन अभी भी वेयर एम आई स्टकिंग इज कि बीजेपी 90 से, अगर 90 से लेकर के 100 के बीच में भी आ जाती है, जोड़ तोड़ की राजनीति जिसका हम जिक्र कर रहे हैं,
क्योंकि कांग्रेस से जो एक्सपेक्टेड था, अगर 110 तक ही आंकड़ा है तो फिर कह सकते हैं कि मैजिक तो चला नहीं, यानी परंपरा को बरकरार रखने में बहुत ज्यादा तकलीफ बीजेपी को आएगी नहीं। देखिए, हम अब हाइपोथेटिकल डोमेन में जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, अभी जो एग्जिट पोल आ रहे हैं ये नतीजों की बराबरी तो कर नहीं सकता। हाँ, लेकिन इससे ये ज़रूर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो अपने आप में बहुत कमज़ोर विकेट पर था। उस कमज़ोर विकेट से अगर फाइट में आती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है तो इसे भी आप एक बड़ा अचीवमेंट के तौर पर ही देख सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते थे कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का मन जनता बना चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद पूरी ताकत भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर झोंकी। एक राजनीतिक दल का मकसद होता है कि वो अपनी पूरी ताकत के साथ एक चुनाव को लड़े। अंततः जनता को तय करना है कि उसे किसकी और कैसी सरकार चाहिए। कर्नाटक में स्थिति बहुत फेवरेबल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं थी। एक तो जो ऑफ्ट रिपीटेड पैटर्न है जिसके आधार पर कि हर 5 साल पर एक नई पार्टी की सरकार दिखाई देती है कर्नाटक में, ये एक ट्रेडिशन सा चला आ रहा है और कई राज्यों में ये ट्रेडिशन चलता चला आ रहा है। एक ये, दूसरा एंटी इनकम्बेंसी जिसे हम नहीं भूल सकते। खास करके आप कर्नाटक जैसे राज्य की बात कर रहे हैं जहां पर बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का असर कोरोना के बाद से देखने को मिला। आज अगर आप बेंगलुरु शहर में जाएं या उसके आसपास के कई बड़े शहरों में जाएं तो आपको इस बात का एहसास होता है कि एक बहुत बड़ी नौजवान आबादी राज्य को छोड़कर जा चुकी है। जो पोलिंग परसेंटेज है नौजवानों का बिटवीन द एज ब्रैकेट ऑफ 25 to 35 वो पिछले साल के मुकाबले इस साल कम हो गया है। ये तमाम चीजें आपको एक संकेत दे रही हैं कि राज्य में स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। कोरोना के बाद से ऐसी भी स्थितियां बहुत खराब होती नहीं। इसके बाद अगर आप इसका फर्दर एनालिसिस कीजिए, एक लीडरलेस इलेक्शन था। येदुरप्पा लिंगायत समूह के मुखिया, सबसे बड़ा चेहरा, उन्हें आप वापस लाते हैं, सरकार बनाते हैं, उसके बाद फिर उन्हें आप बहुत ही आदर सम्मान के साथ वरिष्ठ की कैटेगरी में डाल देते हैं और फिर उन्हें राजनीति से एक तरह से अलग कर देते हैं, लेकिन मजबूरन आपको उन्हें वापस लाना पड़ता है। यह भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी। इसके बावजूद अगर आप तमाम जगहों से चोट खाने के बाद भी अगर एक व्यक्ति के जबरदस्त कैंपेन या कुछ मुद्दों के जबरदस्त प्रभाव के आधार पर अपनी जड़ को बनाए रख पाते हैं, मजबूत कर पाते हैं, तो इसे आप अचीवमेंट ही मानेंगे। जहां तक अगर आप कांग्रेस की बात करें, देखिए भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कर्नाटक में कांग्रेस को लेकर जो बज़ दिखाई दे रहा था उसके आधार पर ऐसा कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं था जो ये मानने को तैयार नहीं था कि कांग्रेस को 150 सीटें आ सकती हैं। हर किसी को लगता था कि राहुल गांधी की लोकप्रियता इतनी जबरदस्त है कर्नाटक में, उनकी यात्रा भी कुछ इसी तरीके से डिवाइस की गई थी। कर्नाटक में उन्होंने खासा वक्त गुजारा था। राहुल गांधी का पीपल कनेक्ट आज भी आप बड़े पैमाने पर देखिए, अंतिम दिन चुनाव प्रचार में वो जोमैटो के लोगों के साथ, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ एक बहुत ही अलग तरह का सटल कैंपेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके तमाम प्लस पॉइंट्स के साथ बड़े पैमाने पर आप प्रियंका गांधी को कैंपेन करते दिखे, बड़े आक्रामक तरीके से। सोशल मीडिया पर इस बार मुझे कांग्रेस कहीं ज्यादा आक्रामक दिखी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। इस तमाम प्लस पॉइंट के बाद भी अगर कांग्रेस सरकार बड़ी मुश्किल से बनाती है या नहीं बना पाती है तो फिर आप समझिए कि इसमें दो पार्टियों में फर्क क्या है। अच्छा सर, मैं 2 चीजें समझना चाहती हूँ आपसे जी। पहला तो इसके मायने अगर फर्ज करते हैं वही हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि ये एग्जिट पोल 13 तारीख के पोल रिजल्ट्स हैं, तो फिर इसका ये मतलब है कि ये जो बीजेपी मानती है कि हमारे पास नरेंद्र मोदी का चेहरा है, तो यानी कि कोई रीजनल चेहरे की जरूरत नहीं बची। क्योंकि ये भी सच है कि चुनाव जब रिपीट करना हो, आपकी ऑलरेडी सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी का टैग है, समस्त चीजें हैं, उसके बावजूद भी येदियुरप्पा भी साइडलाइन थे, उसके बावजूद ये आंकड़े आ जाना, यानी कि नरेंद्र मोदी का जादू तो चल ही रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इसका यह भी मतलब है कि अग्नि परीक्षा दोनों ही पार्टियों के लिए थी। तो इस अग्नि परीक्षा में बीजेपी ने ना सिर्फ कर्नाटक को विजय करा बल्कि पूरा साउथ का द्वार और उसके साथ साथ जो 119 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें भी काफी कुछ सेंधमारी होगी। बिल्कुल, यानी कि वोट डिवीजन फिर एक बार बीजेपी इतने अच्छे तरीके से करा पाई कि कांग्रेस जमीन पे इतना बेहतर प्रदर्शन करते हुए और जमीन पे दिखते हुए भी सिमट गई। आप मानते हैं सारी बातें? देखिए, ये जो हम अभी ये इस बात को हमें अपने दर्शकों के सामने स्पष्ट रखना चाहिए, हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात हो रही है, क्योंकि हम अभी सिर्फ एग्जिट पोल के रुझानों के आधार पर अपना एक हाइपोथेसिस प्रेजेंट कर रहे हैं, एक एनालिसिस प्रेजेंट कर रहे हैं। आप इसको देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा तस्वीर को देखिए,
इसका एक ही पैरेलल भारतीय राजनीति में है और वो है इंदिरा गांधी का काल, जो कि 1970 से 1975 के बीच में रहा और 1980 से लेकर 1984 के बीच में रहा। इंदिरा गांधी के होते हुए कांग्रेस को किसी और चेहरे की कैंपेन करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रहते हुए आज अगर आप जमीन पर धरातल देखें तो वाकई में किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब आप एक रीजनल लीडर को अपनी जगह पर देखते हैं तो वो एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर काम करता है। मसलन जब आप उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरे, 2022 का चुनाव अपने कंधे पर लेकर आकर चले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें अपना जोर लगाया और आपने उत्तर प्रदेश में नतीजे देखे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बात को बड़े अच्छे तरीके से जानती है। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की समस्या यही है। उसके पास दरअसल कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं, कांग्रेस के लिए भी यही समस्या है, जेडीएस के लिए भी यही समस्या है और बीजेपी के लिए भी यही समस्या है। इट्स अ जनरेशनल चेंज, जनरेशनल शिफ्ट की बात हो रही है। अगर आप देखें कांग्रेस में सिद्धरामैया जी कह चुके हैं उनका आखिरी चुनाव है। सिद्धरामैया जी अगर हट जाते हैं चुनाव से और इस मैदान से तो कांग्रेस के पास नेता कौन बचता है? डीके शिव कुमार चाहे कितनी भी कोशिश कर लें अभी सिद्धरामैया जी के पास नहीं पहुंच सकते। अगर आप देखें एचडी देवेगौड़ा बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके बाद उनके बेटे कुमारस्वामी के ऊपर उतना भरोसा लोगों को नहीं है। वही हाल भारतीय जनता पार्टी, येदियुरप्पा जैसे ही आप उनको हटा दीजिए भारतीय जनता पार्टी में कोई चेहरा नहीं है। तो यह कर्नाटक का एक पॉलिटिकल क्राइसिस है। नया जनरेशन है, आएगा, उसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। लेकिन अभी अगर आप सिर्फ चेहरे की बात करें जो हम कह रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है कि जमीन पर जब आपका एक अच्छा नेता होता है तो फोर्स मल्टीप्लायर है और अगर नहीं है तो आपके पास एक करिश्माई चेहरा है जिसका लाभ कांग्रेस भी उठा चुकी है। अब इसी के साथ मैं एक स्टूडेंट की तरह या एक देश के सिटीजन की तरह आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। हर पार्टी विकास की बात करती है, विकास की माला जपती है और जनता भी अब विकास के कार्य देखती है। उसी को चुनाव जिताती है जो काम करके देता है। जनता समझदार हुई, क्योंकि मैं जब छोटी थी हमारे यहाँ कोई विधायक घर पे नहीं आके बताता था कि मैंने सड़क बना दी, हमने नहीं देखा था विधायकों को। लेकिन अब ऐसा होता है। सवाल आपसे यह है कि विकास विकास विकास, लेकिन आखिरी के 10 दिन में टाइमिंग ऐसी होती है कि द केरल स्टोरी आ जाता है। हिंदुत्व का एजेंडा आना ज़रूरी है क्या, या ये जो तुष्टीकरण और ये ज़रूरी है क्या? उत्तर प्रदेश आखिरी के 10 दिन में ऐसा कुछ हो जाता है। कर्नाटक ये दलित और ये वाला मुद्दा हुआ, हनुमान वाला मुद्दा हुआ, फिर केरल स्टोरी आ गई। हर राज्य में, और आप राजस्थान जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कैसे डिवाइड होने वाला है, औरंगजेब के चर्चे होने लगेंगे। क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? बहुत सीधा जवाब है इसका और इस बात को समझने में कोई रॉकेट साइंस की आवश्यकता नहीं है। भारत एक जाति प्रधान देश है और अगर आप हमारे वोटिंग पैटर्न को देखें तो 1951 से लेकर आज तक हिंदू वोट हमेशा जातीय आधार पर बढ़ता रहा है और जातीय आधार पर अगर वोट का बंटवारा होता रहेगा तो जातीय आधार पर राजनीति करने वाले राजनीतिक दल हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आप जातीय समीकरण के आधार पर देखें, जैसे कि अहिंदा की बात कर्नाटक में कही जाती थी, यानी कि मुसलमानों को ले लीजिए, बैकवर्ड को ले लीजिए और उसके साथ दलित को ले लीजिए, ये कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था। कर्नाटक स्पेसिफिक अगर हम बात करें, इस वोट बैंक की पॉलिटिक्स को तोड़ने में भारतीय जनता पार्टी के पास हथियार क्या है? जातीय आधार पर जाने पर भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ लिंगायत वोट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है आपको एक बड़ी नेशनल अपील की चीज चाहिए, या तो वो राष्ट्रीयता की बात होगी या वो हिंदुत्व की बात होगी। तो विकास बैक सीट पर चला जाता है। जी नहीं, विकास इसलिए बैक सीट पर नहीं जा रहा क्योंकि बीते 10 सालों में एक डिलीवरी मैकेनिज्म स्थापित हुआ है देश में, जिसकी शुरुआत कांग्रेस ने की, लेकिन उस बीज को पेड़ और उसे फलदार बनाने में भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका है। हाँ। और ये जो स्टेप डोर डिलीवरी है, ये जो आधार बेस्ड डिलीवरी है, आज जिसका फायदा लोगों तक पहुंच रहा है, इससे विकास पहुंच रहा है और यही वजह है कि हम आज एक अर्थव्यवस्था के तौर पर मजबूत हैं। जी, क्योंकि सर चूंकि जिस तरीके से हम डिस्कशन कर रहे हैं इसका कोई अंत है नहीं, क्योंकि 13 तारीख को जब नतीजे आने वाले हैं, ये सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा, सबकी नजर लगातार बनी हुई है। बहरहाल ये आंकड़े लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये एग्जिट पोल क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस और अदर्स के खाते में अब जोड़ तोड़ की राजनीति होती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। 13 को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। कर्नाटक में क्या कुछ होने वाला है, सबने अपने मत के अधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और महा एग्जिट पोल भारत 24 पर हम आपको दिखा रहे थे आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। सियासी ऊंट कर्नाटक में किस करवट बैठेगा, लगातार हमारी नजर बनी हुई है।